नमस्कार प्यारे छात्रों, आप कैसे हैं। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पे। जैसा कि हमने कल जो किया था, ये क्वेश्चन 15 तक हमने किया था। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 का जो आपका मॉडल पेपर है, इसका हमने 15 क्वेश्चन कल आपको बताया था 1 बाय 1। आज 15 के आगे जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका जो पहला पार्ट है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन, शुरू के 15 क्वेश्चन को मैंने यहाँ आपको किया हुआ है। शुरू से यहाँ देख सकते हैं आप, शुरू से ये जो क्वेश्चन है सभी बने हुए हैं और इसमें मैंने डिटेल वीडियो जो बनाया है, तो आप इस वीडियो को पहले देख सकते हैं। और यहाँ इसके बाद जो है आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है और इसको कैसे बनाएंगे, और इस पे आधारित जो क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उसको भी हम अपने तरफ से बताएंगे आपको। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें और एक एक चीज़ को समझते चलें, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 तथा -6 है, तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन पे ही आधारित है, लेकिन वहाँ पे जो है ये दिया था कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि -4 और 7 है, यहाँ पे डायरेक्ट शून्य दिया था तो द्विघात बहुपद निकालना था। और यहाँ क्या है कि आपको डायरेक्ट शून्य नहीं दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है कि हमको अब इसका योग गुणनफल पहले ही दे दिया है, तो उसको जोड़ना और गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद लिखने का, जैसे कि हमने बताया था, तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, या शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं, और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस शून्यकों का योग, तो यहाँ पे शून्यकों का योग 5 दिया है, तो 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में आप देख सकते हैं क्या दिया है, प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन अपने डालेंगे इत्मीनान से कि ए ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है, नहीं है। बी जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यही वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन जो है बहुपद का आपको पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट आपको बहुपद पूछ देगा अगर शून्यकों का योग गुणनफल दिया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपको दोनों शून्य अलग अलग दिए होंगे, तो उस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों को आप देख लेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ दिया हुआ है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो अल्फ़ा तथा बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, c/a। अब यहाँ जो है ये c और a क्या है इसको समझते हैं। यहाँ c और a क्या है इसको समझते हैं। ये जो c है, ये जो अचर पद है, बहुपद का अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म है, और a जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखें अगर इसमें, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा जो c/a, तो यहाँ जो c का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये अचर पद, बहुपद का अचर पद ये c है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8, और बटा में a जो है यानी कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी मतलब पावर 2 वाला हो उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 है, तो 8/1 यानी कि आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा 8 हो जाएगा। ठीक है,
इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा ना पूछ के ऐसे भी पूछ देता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताएं। यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताएं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो जहाँ पे बी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो ये ए वाई का जो कोफिशिएंट है, यहाँ जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये जो वाई का कोफिशिएंट है आपका, है ना यहाँ पे, तो ये वाला जैसे कि -6 है यहाँ पे, तो -6 डबल माइनस हो जाएगा, चूँकि कि यहाँ एक फार्मूला में भी माइनस है और 6 भी पहले से माइनस में है यहाँ, तो -6 और बाई ए का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1 यानी 6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 6 होगा, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो होगा 8 होगा। तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो 8 आंसर है। और इससे एक क्वेश्चन और ये भी पूछ सकता है कि यदि शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो इस द्विघात बहुपद के, तो आप निकालिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो क्या करते हैं कि आप इसको पहले बटा का जोड़ कर लेंगे, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का, तो एलसीएम जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। और ऊपर जो है आपका अल्फ़ा से अल्फ़ा इसको कैंसिल करेंगे तो बीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। यानी ऊपर जो है आपका नोमिनेटर में क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जैसे कि हमने अभी निकाला 6 आया है, और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो 8 आया है, तो ये 6/8 जो है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके से मतलब जो भी आपको है क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो आपको मेनली जो है याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है C/A होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -B/A होता है। और इस दोनों वैल्यू के मदद से आप जो है इन दोनों को डायरेक्टली निकालें, या इस पे रख के आधारित क्वेश्चन कोई आए तो उसको निकालें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 18। तो 18 है कि बहुपद f(x) बराबर इतना हो तो f-1 का मान है। ये जो है अगर कोई बहुपद दिया है और उसका डायरेक्टली मान निकालना है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया है यानी f(x) जो दिया है, इसमें x के जगह पर जो है हमको 1 रख देना है। यानी जहाँ जहाँ फंक्शन में आपको x है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो f-1 करके हम लोग निकाल लेंगे। f-1 का जो वैल्यू आ जाएगा तो आपका 3x² है, यहाँ देखेंगे आपका जो है 3x² है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -7 और इंटू यहाँ पर भी -1 हो जाएगा यहाँ पे, और +2 जो आप यहाँ ये इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 7 और +2। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 एकम 3 और 3 7 10 और 2 12, तो टोटली जो है 12 इसका आंसर यानी 12 हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, f-1 का जो वैल्यू आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ऐसे करना होता है डायरेक्टली, जो है फंक्शन में आपको या जो भी आपको f(x) जो भी बहुपद देगा उसमें डायरेक्ट वो मान रख करके हमको निकाल लेना होता है। इसमें एक क्वेश्चन और ये भी पूछता है कि अगर मान लेते हैं जैसे कि f(x) का वैल्यू ये है ना, तो आपको f का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि ये x के जगह पर जो है -a पुट कर देना। ये f0 का वैल्यू क्या होगा, तो f0 यानी x की जगह पर 0 पुट करना है। आपको जो भी पूछे वो वैल्यू पुट करके उसको निकाल लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19, बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। तो यहाँ पे जो है देखेंगे इस बहुपद के जो शून्यक है x² - 3 है, तो शून्यक निकालने के लिए आप इसको इक्वल टू में 0 कर लेंगे। ठीक है, और शून्यक निकलता कैसे है, तो आपको x² और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 को √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया a² - b² का एक फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है,
जिसमें आता है आपको a प्लस बी यानी एक्स प्लस रूट थ्री और इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको क्या है कि हम बारी बारी से जीरो के बराबर करके दो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि एक्स प्लस रूट थ्री को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो आता है माइनस रूट थ्री हो जाता है, और इससे जो है एक्स का वैल्यू जो है रूट थ्री हो जाता है। तो यहाँ दो आंसर जो है, एक रूट थ्री और एक माइनस रूट थ्री आंसर हो जाता है। तो जो ऑप्शन आपका बी है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन जो इसमें द्विघात बहुपद होगा, है ना, और इसका शून्यक निकालना होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है कि निम्न में कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हल आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ आपको डायरेक्टली अब इसका हल हम निकालेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। आप डायरेक्टली इसको एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया है इसको पुट करके देखेंगे दोनों इक्वेशन में, जो भी वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, इसका हल हो जाएगा। तो चलिए हम पुट करके दिखाते हैं आपको, और कैसे आप शॉर्टकट में करेंगे इसको, आसानी से इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू जो है 6 रखेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है 6 रखेंगे और वाई का वैल्यू जो है 6 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, और यहाँ 2 में 6 से होगा तो 12 हो जाएगा, और 36 में से बीच में यहाँ माइनस है तो 36 में से 12 घटेगा तो आपका 24 आएगा, जो कि 0 नहीं होगा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा बिल्कुल ही। चलिए, अब यह पहला तो हम लोग चेक कर लिए, अब दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरे वाले में भी वैसे ही करते हैं, यहाँ एक्स के जगह पर रखते हैं 2 और वाई के जगह पर आपका 6। तो यहाँ रखेंगे तो 6 दूना 12, और यहाँ वो रखेंगे वाई का वैल्यू 6 तो 2 छक्का 12, 12 माइनस 12 जीरो हो जा रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाले इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब दूसरे वाले पर चेक करते हैं। तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ भी 2 रखते हैं और वाई का वैल्यू 6 रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो 10 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 20, और 6 दूना 12, तो 20 और 12 32 हो गया, यानी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर जो होगा बी सही होगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको प्रोसेस वाइज भी हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए आपको जो अनेक विधियां हैं, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आएगा तो उस वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि आप इसे कैसे हल करें। ठीक है, तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो उसको थोड़ा आसानी से ही करें। अब अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ दिया है कि यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हैं तो p का मान होगा। अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो p का मान होगा। तो इसमें आपको क्या है, इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी है बेसिक तौर पे, उसको हम समझा देते हैं। यदि दो रेखाएं समानांतर हो, दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हो और दो रेखाएं अगर एक पर हो तो उसको समपाती कहते हैं। तो दो रेखाएं अगर समपाती हो, तो दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती हैं तो इसमें आप एक बिंदु पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, तो इस तरह से दोनों समीकरण निकाय का जो होता है हल अद्वितीय होता है, और एक ही हल इसका मिलता है, यानी एक बिंदु पे मिलते हैं। अगर दो रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये एक भी बिंदु पे नहीं मिलता है, और इस तरह से इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और दो रेखाएं अगर समपाती हों तो इसका अनेक हल होता है। ठीक है, अगर दो समीकरण दिए गए हैं और उनका आलेख जो है समपाती है तो वो दोनों क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। तो समानांतर है यहाँ पे, यानी इसका कोई हल नहीं है। तो इसके लिए जो है कुछ कंडीशन होते हैं जिसको हमको समझना है। वो कंडीशन क्या है इसको हम देखते चलते हैं, और हम कहेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेन ले करके बैठें और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलें। तो आइए देखते हैं कि यदि रेखाएं जो 4x प्लस पी वाई और 12x प्लस 9y बराबर 15 दिया है कि समानांतर हैं, तो p का मान, तो हम इसको क्या करें कि समानांतर होने के लिए क्या शर्त होता है उसको देखते हैं। कि यदि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो जाए और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर होंगी और उसका कोई हल
नहीं होगा। तो हम इसको देखते हैं कि ये दो बराबर, ये A1 जो होता है A2 क्या है, B1 B2 क्या है और ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ A1 का वैल्यू जो है 4 है, A2 का वैल्यू जो है आपका 12 है। पहले वाले समीकरण में जो तीन कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ये A1 B1 C1 होते हैं और दूसरे वाले समीकरण में A2 B2 और C2 होते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करें अगर हम, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो A1/A2 है यानी 4/12 और इक्वल टू आपको लाना है P/9। ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो तीसरा जो है नॉट इक्वल टू 6/15 हो जाएगा, है ना। और इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, आपका समानांतर हो जाएंगे। तो हम इसको सिर्फ दोनों को ये जो है इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस गुणा करते हैं। 12 में P से मल्टीप्लाई होगा, 12P हो जाएगा। और फिर इस तरह से क्रॉस गुणा होता है इक्वेशन को सॉल्व करते समय, आप जानते हैं। तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। तो फिर हमको 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। और फिर 12 से 36 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपका जो है P का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आपका यहाँ ऑप्शन है B। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 का अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अभी जो था कि समानांतर हो तो उसके लिए k का मान क्या होगा। अब अनगिनत हल के लिए, तो जैसे कि मैंने बताया है कि दो रेखाएं जब समानांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और जब समपाती होंगी यानी इसमें अनेक बिंदु एक दूसरे के कॉमन मिलेंगे तो अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल होगा तो क्या करेंगे हम अनगिनत हल के लिए कि तीनों को बराबर करेंगे। तीनों को बराबर करने का मतलब क्या है कि तीनों कोफिशिएंट जो है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, करके हम चेक कर लेंगे और निकालेंगे। तो लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम आसान ट्रिक यही कहते हैं कि आप इस इतने लंबा ना करके, है ना, आप क्या करें कि इस x के कोफिशिएंट को इस x के कोफिशिएंट से आप ऐसे ही कंपेयर करें। 1/5 हो रहा है, मतलब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 5 है, तो 1/5 हो गया इक्वल टू यहाँ 2 है और यहाँ k है, तो 2/k करना है हमको, ये दोनों को बराबर करना है। और यहाँ तीसरा जो 3/15 है, तो 3/15 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 होगा। इसको कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 × 15, तो 1/5। तो यानी k का वैल्यू जो है हम क्या रख दें कि ये भी 1/5 हो जाए, तो हम 10 रख देंगे, यानी 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल देंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम, जितना कम समय में हो सके सॉल्व करें, क्योंकि इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे आसान क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन है आप आसानी से बना दिए 10 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कॉपी पेन के बिना भी आप चेक करके कर सकते हैं, या थोड़े से समय में कर सकते हैं कॉपी पेन के साथ। और बाकी जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण से आधारित है। द्विघात समीकरण जो आपको तीसरा या चौथा पार्ट पढ़ना है उसमें आपको जो है इसमें से आपको सिर्फ चुन लेना है कौन सा ये द्विघात समीकरण है। तो हमें जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है और फिर देखना होता है कि इसमें किसका जो है घात अधिकतम घात 2 रह रहा है, वही द्विघात होता है। तो बाकी करके हमको यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, आपको समझाएं हम। तो यहाँ देखेंगे ये द्विघात नहीं है, क्योंकि जब यहाँ बटा का जोड़ करेंगे हम तो 2x में 2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x² हो जाएगा, है ना, 4x² + 1। लेकिन ये जो 2x आपका बेस में रहेगा, बेस में जो यहाँ 2x एलसीएम होगा, जब बटा का जोड़ करेंगे तो ये 2x जो है इधर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 4x² से 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x³ आ जाएगा। तो ये क्यूबिक एक इक्वेशन है, तो ये भी नहीं है। और अगर इसको आप देखते हैं तो ये जो है आपका एक द्विघात समीकरण हो सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करें तो देख रहे हैं कि यहाँ जो है 2x में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2x² होगा और इधर भी 2x² है, तो ये कट जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है
एकदम सही जवाब है, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसमें जो है अगर आप x+2 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इसमें x² आपका आने वाला है अधिकतम घात। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ देख रहे हैं कि 4x³ पहले से ही ये 3 घात का है और इधर गुणा करने से ये कट नहीं रहा है, यानी ये बना रहेगा यू ज्यों कहते हो, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके सबको चेक करना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग इधर उधर आपको जैसे कि समझते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे हम चेक कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अदरवाइज आप इसको इत्मीनान से भी बनाएंगे, लेकिन इसको आप बाद के लिए छोड़ दें। इसे क्वेश्चन को आप जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले करें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है। 100 क्वेश्चन है, पर्याप्त क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन है, इसमें से आपको मात्र 50 ही करने हैं, तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन जो है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 यदि p इज नॉट इक्वल टू 0 हो के मूल हैं, तो इस द्विघात समीकरण के मूल बताना है। तो इसके मूल जो है, मूल जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b ± √b² - 4ac b² - 4ac/2a, यही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे b और c और a ना दे करके यहाँ p/q/r है, तो हम b के जगह पर b का जो वैल्यू है, ये देखिए आपका जो x² का कोफिशिएंट होता है इसको a लेते हैं, लेकिन यहाँ पे p दिया है, तो अब यहाँ पे अब जो b का वैल्यू है ये हो जाएगा आपका q और c का वैल्यू r हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसको आप अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा देखेंगे, -q ± q² -4 PR या RP PR/2p। तो इससे हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, -q ± 4 ± √q² - 4 PR/2p। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आसान होता है, अगर आप फार्मूला याद किए हैं, द्विघात सूत्र पढ़े हुए हैं तो आप कर सकते हैं, या हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ये याद रखेंगे। ये द्विघात सूत्र है जिससे हम शून्यक निकालते हैं किसी बहुपद का, तो इसके द्वारा भी आप ये डायरेक्टली आपको पूछ दिया है द्विघात सूत्र को ही। चलिए अगला है कि 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देखिए मूलों की प्रकृति के लिए हमें जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मूलों की प्रकृति पूछता है बार बार, मूलों की प्रकृति बताएं, तो मूल क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि ये जो समीकरण देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण है, इसके दो जो होंगे हल होंगे, x का जो वैल्यू 2 होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वो उसके मूल कहे जाते हैं, यानी इसके हल को ही हम मूल बोलते हैं। और इसकी प्रकृति का मतलब ये है कि वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा, समान होगा या असमान होगा, मतलब वो कैसा होगा, वही इसकी प्रकृति है। तो हमें इसके जांच करने के लिए जो इसका डी निकालना होता है, यानी किसी भी समीकरण का जो विविधकृत है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, इसको निकालते हैं, विवेचक भी इसको कहा जाता है। डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो इससे हम चाहें तो आसानी से पता कर सकते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। तो इसको याद रखेंगे, डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जहाँ b और a और c क्या है, तो यहाँ जो आप एक कोफिशिएंट देख रहे हैं ये 6 और 1 है ना, ये तीनों कोफिशिएंट जो है a b c है। तो हम यहाँ पे रखते हैं b का वैल्यू जो है 6 से बीच वाला होता है, तो 6² हो जाएगा और -6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर -4 और इंटू a का वैल्यू जो है 6 है और फिर c का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 -24, तो 36 में से 24 गया तो आपका 12 हो जाएगा। तो अगर इस तरह से d का जो वैल्यू है >0 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा धनात्मक हो रहा है, तो धनात्मक होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होते हैं, तो वास्तविक और असमान इसका आंसर होगा सी। ठीक है,
इसके जो मूल होंगे वास्तविक और असमान होने वाले हैं सी। और हम कंडीशन अब आपको बता दें पूरा डिटेल में कि क्या क्या कंडीशन होता है, कब जो होता है मूल वास्तविक नहीं होगा। तो जब डी का वैल्यू जो है हम माइनस में आ जाता है, अगर -12 आ जाता है, सपोज करिए डी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे। हाँ, और यहाँ वास्तविक और बराबर कब होते हैं, तो जब डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, तो उस समय मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो यही 3 कंडीशन है कि मूल वास्तविक और बराबर हैं तो डी 0 होना चाहिए, अगर मूल वास्तविक और असमान है तो डी 0 से बड़ा होना चाहिए, और मूल वास्तविक नहीं है तो डी जो होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आगे जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है, समीकरण इतना के मूलों का योग है। ये आसान क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मूलों का योग जैसे कि मैंने बताया है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b अपॉन ए, -b अपॉन ए यानी -b/a। तो -b का वैल्यू जो है -18 है और बाई ए का वैल्यू जो है 3 है। यहाँ से आप देख सकते हैं ए भी हमने चुना, ये ए है 3 और ये बी है -18। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18/3, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे जो है आपका 6 जो है आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 26 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, तो यानी कि अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा, देखेंगे थोड़ा, अल्फ़ा और बीटा अगर शून्यक हो या मूल हो तो 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा 1/बीटा के बराबर होगा, तो मूल क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तो यहाँ पे एक जो हो जाता है क्रॉस गुणा करने पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है अगर 1 हो जाएगा तो समझिए कि मूल जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a इक्वल टू आपको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो c/a इक्वल टू 1 लेंगे तो इससे अगर क्रॉस गुणा करें तो a में 1 से होगा तो a इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, यानी a का वैल्यू अगर c के बराबर हो तो मूल क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये जो एक समानांतर श्रेणी दिया है, इसका 15वां पद निकालना है। तो समानांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला जो होता है an बराबर होता है आपको a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूला से हम निकालेंगे। तो ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो इसमें आपको श्रेणी में फर्स्ट टर्म 1/2 है, प्लस n-1 यानी 15वां पद निकालना है तो 15-1, और इंटू में डी जो होता है यानी कॉमन डिफरेंस कितना कितना बढ़ रहा है। तो पहला टर्म 1/2 है, फिर 1 हो गया, फिर 1 से 3/2 हो गया, यानी आधा आधा बढ़ा है, यानी 1/2 बढ़ रहा है। 1/2 में 1/2 इंक्रीज करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1/2 इंक्रीज करेंगे 3/2, फिर 3/2 में 1/2 इंक्रीज करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी 1/2 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 14 इंटू 1/2। ठीक है, और इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, तो 1/2 और प्लस 7, तो 1/2 और प्लस 7 यानी 7 होल 1/2 17.5, यानी 15/2 आपका जो है पूर्णांक। अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको जो आया है 1/2 प्लस 7 आया है, तो ये हो जाएगा आपका 7/1 करके, इसका बटा का जोड़ भी कर सकते हैं 2 एलसीएम लेकर के, तो 2 और प्लस 1 प्लस 14 हो जाएगा, 1 प्लस 14 तो 15/2 भी हो जाएगा आपको, है ना, क्लियरली। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको साथ में जो है प्लस करना है कितना को, 1/2 को, तो 7 और हाफ, तो ये 7 और हाफ जो हो जाएगा 7.5, यानी 15/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। आपको यहाँ चेक करना है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम बता दें कि यहाँ पे समानांतर श्रेणी होता क्या है, तो जिसमें जो है दो पदों के बीच, क्रमागत दो पदों के बीच जो हो अंतर हर जगह बराबर हो तो वो समानांतर श्रेणी में होता है। जैसे यहाँ 4 से 10 बढ़ा, 6 बढ़ा,
फिर 10 से 15 हुआ तो ये 5 बढ़ा, फिर 15 से 20 हुआ तो 5 बढ़ा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस था 6 था, बाकी सब 5-5 है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ भी देखेंगे 8 से 6 बढ़ा 14 हुआ, और फिर 14 से 6 बढ़ा 20 हुआ, फिर 20 से 6 बढ़ा 26 हुआ। तो यानी यही समानांतर श्रेणी में आपका है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है सी सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम 30 देखते हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 15-15 क्वेश्चन का ही वीडियो है। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है पहले वीडियो का, और ये दूसरा वीडियो है। आगे भी जो वीडियो होंगे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 है तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल होगा। तो प्रथम 12 पदों का योगफल अभी इसी फार्मूला पे भी हम बना सकते हैं। 12 पदों का योगफल यानी एन वाला ही सेम फार्मूला आपको रखना है, ए प्लस n-1 और इंटू डी, इसी फार्मूला से हमको करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो प्रथम पद 9 है तो 9 प्लस n-1 यानी 12 पद है तो 12-1 और इंटू डी का मतलब सार्वंतर ये जो दिया है -3। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। -3 थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ हो जाए, लिख देते हैं। हाँ, अब करेंगे सॉल्व। तो 9 प्लस 12 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 11 इंटू -3, 11 इंटू -3 तो 9 और माइनस में 33, तो 33 में से 9 गया यानी 33 में से 9 माइनस हुआ तो आपका कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में आपका 24, तो माइनस में हो जाएगा 24। तो 24 हो गया आपका, ये लास्ट टर्म निकल गया यानी nवां पद 12वां पद। सॉरी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक किया कि इसके 12 पदों का योगफल निकालना था। तो 12 पदों का योगफल का अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इससे आगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं है। आप यहाँ से अब डायरेक्ट SN का जो है एक फार्मूला होता है, यानी सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है 1/2 फार्मूला क्या होता है n/2 और a प्लस l। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमने यहाँ तक बना ही दिया तो a प्लस l यानी a जो हो गया फर्स्ट टर्म यानी 9 हो गया, और l यानी लास्ट टर्म यानी 12वां पद जो हो गया 24 हो गया। तो -24 आया है तो -24 लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इंटू में आपका जो है n/2 है, इंटू में आप यहाँ शुरू में जो है n/2 है तो इसको n/2 को भी हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा मिटा दिया जाए इसको, है ना। n/2 को भी हम यहाँ से लगा देते हैं। ठीक है, तो n/2 यानी कि आपका हो जाएगा n का वैल्यू जो है 12 है, तो 12/2 और यहाँ 9 प्लस -24, तो इसको 2 से आप 6 हो जाएगा तो 6 इंटू और इसको कर लेंगे 24 में से हमारा 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस में ही होगा हमारा, माइनस में ही होगा आपका कितना 15, तो 15 छक्का 90, माइनस में 90 जो है इसका आंसर होगा। टोटल सम ऑफ 12 टर्म्स तो देखते हैं -90 ऑप्शन में कहाँ है, इसको हम साफ कर दें तो देखा जाए कि कहाँ पे है आपका -90। तो आपको दिख रहा है कि जो -90 है हमारा ऑप्शन नंबर कितने में है, आप देख लिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी में जो है -90 आंसर है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 2 वीडियो में। अब आगे जो है अगला वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे, तो आप जो है रेगुलरली इसको देखते रहें, और मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका वीडियो एक एक करके आपको अपलोड करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे वीडियो को मैं और बनाऊं इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ आगे इसका पार्ट बनाया जाए, तो मैं ज़रूर ही इसका आगे पार्ट बनाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।